हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 जो कि पुरानी एनसीईआरटी है। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और चाहे वनडे आप देते हैं या है सिविल सर्विस देते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस एनसीईआरटी में एक टॉपिक है अकबर। याद रखिएगा, मुगलों में अकबर जो है सबसे महान शासक माना जाता है। वो अनपढ़ होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति था जिसके समय शासन की व्यवस्था सबसे सुदृढ़ थी। इसका मतलब है कि अकबर के शासनकाल को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और किस तरह से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये पुरानी एनसीईआरटी में देखिएगा, अकबर अकबर कब गद्दी पर बैठा, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 1556, इसका मतलब है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर करके। और उसके बाद जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है तो हुमायूं का पुत्र ही जो है क्या होता है, अकबर था, जिसने जो है गद्दी पर बैठा। तो ये देखिएगा, मृत्यु पर जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब वह केवल 13 वर्ष का था। इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब अकबर जो है बादशाह घोषित किया गया था तो उसकी आयु कितनी थी, 13 वर्ष थी। और ये कहाँ था उस समय, कन्नौर में था, जो कि पंजाब में पड़ता है। वहीं पे इसको बादशाह घोषित कर दिया गया। बस केवल महज 13 वर्ष की उम्र में, याद रखना है। अब देखिएगा, और छोटी अवस्था के बालक के लिए यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। अकबर कबूतर उड़ाने और चीतों के शिकार पर जाने से बड़ा शौक था उसको, और पढ़ने लिखने में उसकी अधिक रुचि नहीं थी, और उसकी स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी थी और पुस्तकें पढ़वा कर सुनने में उसे आनंद प्राप्त होता था। चूँकि अकबर बहुत छोटा था इसलिए उसका अभिभावक बैरम खां था। इसका मतलब है कि अकबर का अभिभावक भी कह सकते हैं, अकबर का अंगरक्षक भी कह सकते हैं, और अकबर का सेनापति तीनों बातें यदि हम लोग कहें तो ये कौन था, अकबर था। याद रखिएगा, यहाँ पर बैरम खां अंगरक्षक सेनापति भी था अकबर का। और अकबर छोटा था तो उसकी माँ और बैरम खां ये दोनों मिलकर के शासन चलाते थे। इस वजह से अकबर के ही शासनकाल को मुगलों का पेटीकोट शासनकाल कहा जाता है। पेटीकोट शासनकाल यदि पूछेगा कि किसको कहा जाता है तो अकबर के शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल कहा जाता है। अब बात करने हैं कि जब तक अकबर इस योग्य नहीं हो गया वह अपने राज्य का शासन चला सके, तब तक राज्य के सारे मामले का देखभाल, प्रशासन या युद्ध संबंधी कार्य बैरम खां करता था। उत्तर भारत में मुगलों के राज्य को सुदृढ़ बनाने का हुमायूं का अवसर नहीं मिल पाया। यह कार्य अकबर के लिए रह गया था। सबसे पहला संघर्ष हेमू से हुआ था, और हेमू से जो लड़ाई हुई थी अकबर की, हेमू क्या था, अफगान सरदार था। याद रखना है कि हेमू से जो लड़ाई हुई थी तो उसी का नाम दिया गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई ये माना जाता है कि अकबर और हेमू के बीच होता है 1556 में। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1556 में होता है। और यहाँ पर हेमू जो है ये अफगान राजा था लेकिन पराजित हो जाता है, और अकबर अंत में आते आते जीतता है। जैसे ही वो अकबर जीतता है तो स्थितियाँ थोड़ी सी और बदल जाती हैं। सेनापति था और उसने शेरशाह राज्यकाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया था, और बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। हेमू पराजित हुआ और दिल्ली और आगरा पर जो मुगलों के हाथ से निकल गए थे, अकबर में फिर से अधिकार हो गए। अब एक बार फिर मुगलों की शक्ति उत्तर भारत पर स्थापना की जाने लगी। जब अकबर बालिग हो गया तो उसने बैरम खां से शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और दिल्ली और आगरा पर अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बना लिया। इसका मतलब है कि अकबर दो जगह से शासन करता था, एक तो दिल्ली से और दूसरा आगरा से। ये दोनों जगह पर करता था। जब तक वो बड़ा नहीं हुआ तब तक उसके जो सुरक्षा अंगरक्षक या कह सकते हैं
कि सेनापति, तीनों का काम बैरम खां करता था। अब इस तरह से शासन निश्चित हो गया, निश्चय किया गया। वह ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर जैसे अन्य प्रमुख नगरों के किलों को भी जीत करके उसने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया और अकबर राजपूतों का पड़ोसी बन गया। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता संबंध स्थापित करने का उत्सुक था, क्योंकि अकबर जानता था कि राजपूतों को जो है और अपने परिवार और विभिन्न राजपूतों के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। जैसे आपने देखा होगा जोधा क्या थी, एक राजपूत परिवार से थी। इसका मतलब है स्थापित करके उसने एक मित्रता को स्थापित करने का उपाय खोजा। उसने स्वयं अपने अनेक राजकुमारियों का साथ विवाह किए और राजपूतों के साथ संधि करने और मित्रता स्थापित करने की इस नीति से उसकी स्थिति बड़ी सुदृढ़ हो गई और उसने अपने प्रशासन के राजपूतों को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। उसके कुछ महत्वपूर्ण और स्वामी भक्त अधिकारी राजा मान सिंह, इसका मतलब है कि मान सिंह जो थे और राजपूत ही थे, वो भी एक समय था कि अकबर के सेनापति भी बने। राणा प्रताप जैसे उन राजपूत राजाओं के साथ भी युद्ध करने पड़े जो उनके विरोध करते थे। रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे राजस्थान दो शक्तिशाली दुर्गों पर मुगलों का अधिकार भी हो गया। अकबर संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र समझा और उसने संपूर्ण भारत पर शासन करने की इच्छा की, इसलिए विजय करके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने की उसकी एक नीति थी। और वह सेनाओं को इस तरह से, चाहे वो गुजरात में भेजे, राजस्थान में भेजे, या इस तरह से अकबर अपने शासन व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाता चला गया। और इसके अलावा जो है हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल विजय करके साम्राज्य मिला लिया और पश्चिम में भी गुजरात को मिला लिया। ये सब अकबर अपने शासन काल व्यवस्था को और बढ़ाया। इस क्षेत्र में भी महत्व था, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि से जैसे बंगाल वगैरह जो उपजाऊ भूमि था, यहाँ की उपजाऊ भूमि से 1595 तक अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा उपजाऊ भूमि से काफ़ी इसको लाभ होता था। ये देखिएगा, यहाँ की उपजाऊ भूमि से बहुत सा लगान, विदेशी व्यापार या बहुत सारे कर मिलता था। चाहे बंगाल दक्षिण पूर्वी एशिया या जो भी वहाँ से चीन जाने का भी रास्ता था। और इस तरह से बंगाल के व्यापारिक जो मसालों के बदले कपड़े भी लेते थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस तरह के सिक्के का भी प्रचलन था अकबर के समय। फिर इसके बाद 1595 में ईस्वी में जब अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफगानिस्तान गंधार को जीत लिया, तो उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र अब मुगलों के अधिकार में आ गया। अब भारत का उसके उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्रों से मित्रता का संबंध स्थापित करने का अकबर ने उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। साथ ही साथ पारस, मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध और अधिक बढ़ गए। भारत केवल असम और दक्षिणी प्रायद्वीप स्वतंत्र रह गए। इसका मतलब है कि अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत, चाहे गोलकुंडा हो, चाहे अहमदनगर हो, उधर दक्षिण में चले जाइए प्रायद्वीप में, वो अकबर के शासनकाल में मुगलों में नहीं मिलाया गया था, बल्कि इधर पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे असम वाला जो क्षेत्र था वो भी मुगलों में नहीं मिलाया गया था। लेकिन उसके अलावा जो है उत्तर काबुल तक, पूरा पाकिस्तान तक सब अकबर जो है क्या किया था, अपने अधिकार में ले लिया। अकबर दक्षिण के विजय के लिए अधिक उत्सुक नहीं था, किंतु उसने एक अनुभव कर लिया कि दक्षिण पर अधिकार करके ही वह संपूर्ण प्रायद्वीप पर अधिकार कर सकता है। इसलिए अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान आरंभ हुआ। वह घेरा 8 साल, मतलब जो अहमदनगर था दक्षिण की तरफ, वो 8 साल वहाँ घेरा बनाया। 8 साल तक चला, क्योंकि दक्षिण के राज्यों से मुगलों का विरोध करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। अंत में मुगलों ने खानदेश, बरार और अहमदनगर के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया। अब दक्षिण में गोदावरी नदी तक मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया। अकबर अब भारत के बहुत बड़े भाग का सम्राट बन गया। अभी देखिए पीसीएस में पूछा था कौन सा मुगल बादशाह था जिसने गोदावरी नदी के तट तक अपने साम्राज्य को विस्तार, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो छात्र था उस तक अपना विस्तार कर चुका था। तो देखिए ये अकबर था। ठीक है, अकबर भारत के सबसे बड़े, इसका मतलब है बहुत बड़े भाग पर, लेकिन यदि मुगलों में पूछेगा बहुत बड़े भाग पर किसने अधिकार किया तो उसका नाम आता है औरंगजेब।
औरंगजेब। औरंगजेब इसलिए क्योंकि वो गोलकुंडा, अहमदनगर सबको अपने में जोड़ लिया था। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र विस्तार में यदि कोई मुगल राजा था तो औरंगजेब। अब आते हैं मुगलों के प्रशासन की बात करते हैं। मुगलों की शासन प्रणाली भारत में विद्यमान तथा मध्य एशिया और फारस में मुगलों के द्वारा ग्रहण की गई शासन प्रणालियों। इसका मतलब है कि मुगलों की शासन व्यवस्था जो है मध्य एशिया से ली गई थी, फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र से ली गई थी। ये शासन प्रणाली का सम्मिश्रण हम लोगों को दिखाई देता है। नगरों के प्रशासन में बहुत कम परिवर्तन किया गया। प्राचीन प्रणाली चलती रही और बहुत से हिंदुओं को स्थानीय अधिकारियों के पद पर भी नियुक्त किया गया। कहीं कहीं पे दूर के गांव के लोगों को इस बात का भी पता नहीं चला कि दिल्ली के नए राजवंश का शासन आरंभ हो गया है और धीरे धीरे मुगल शासन का प्रारंभ अनुभव किया जाने लगा। मनसबदारी प्रथा मुगलों के शासन प्रणाली में सबसे प्रमुख। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, ये भी सबसे प्रमुख विशेषता रही है। तो क्वेश्चन ये देता है कि मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, तो अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी, सबसे बड़ी मनसबदारी किसके समय थी, सबसे बड़ी मनसबदारी पूछ देगा तो ये किसके समय थी, औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय मनसबदारी व्यवस्था सबसे बड़ी क्षेत्र में फैली हुई थी। हर एक सरदार, अधिकारी और नागरिक कर्मचारी को एक पद और एक मनसब दिया जाता था और उसका मनसबदार कहा जाता था। मनसब सैनिकों की संख्या के अनुसार छोटा या बड़ा होता था। अधिकारियों और सरदारों को दिए गए मनसब 10 से 5000 तक के होते थे। अपने जीवन काल में, ये देखिएगा, अपने जीवन काल में ही अधिकारी इस मनसब या पद पर रहता था। उसका पुत्र यदि बादशाह की नौकरी करना चाहता है तो वह पद का उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता था। उसको अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद पर नियुक्ति मिलती थी। इस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों और सरदारों की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। सम्राट अपने मनसबदार की सेना का जब उसकी इच्छा होती थी प्रयोग कर सकता था। अकबर एक चुनी हुई सेना, मतलब सबसे बड़ी मनसबदारी उस समय औरंगजेब के समय थी, सेना उसके अपने अधिकार रखती थी और उसका अपना तोपखाना भी था। अतः बात का भय नहीं था कि मनसबदार अपनी सेना का प्रयोग सम्राट के विरुद्ध करेगा। मतलब खुद जो है ये लोग इसके अलावा, मनसब के अलावा जो है ये लोग अलग से भी सेना रखते थे, तोपखाने रखते थे। इस तरह से मुगलों की शासन व्यवस्थाएं रहती थी, प्रशासन की। सम्राट अनेक अफसरों के सहारे शासन करता था। इन अफसरों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण वजीर या बख्शी होते थे। इसका मतलब है कि मुगलों में जो सबसे ऊपर का पद होता था अधिकारियों में, वो क्या है, वजीर है। राजा के बाद आप देखेंगे कि वजीर होता है या बख्शी, ठीक है। अब देखिए, वजीर लगान वसूल करने का प्रबंध और बख्शी सेना का प्रबंध की देखरेख करता था। इसका मतलब है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बख्शी जो पद था वो सेना को नियंत्रित करना, उसे प्रबंधन करना, नियुक्ति करना, प्रशिक्षण देना, ये सब काम बख्शी का था। वजीर क्या करता था, मुगलों में लगान वसूलता था, टैक्स इकट्ठा करता था। इनमें से कोई प्रशासन पर पूर्ण अधिकार नहीं रखता था। इसके द्वारा जो हुए सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति सम्राट ही होता था। खानसामा बादशाह के घरेलू प्रबंध की देखभाल के लिए रखता था। न्यायाधीश में सबसे ऊंचा स्थान प्रमुख काजी का था। मतलब मुगलों में काजी को क्या बोला जाता था, न्यायाधीश बोला जाता था। ये सबसे ऊपर वाले स्थान थे और अन्य बादशाह और उसके परिवार के सदस्य द्वारा दिए गए दान का हिसाब रखता था। वजीर और बख्शी के नीचे काम करने वाले अनेक अधिकारी थे। इसका मतलब है, और केंद्रीय शासन, जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन को सम्राट में होने वाले सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान रहता था और सम्राट दूसरों से भी राय लेता था। प्रायः वह उसको दीवाने खास या अपने राजमहल में आमंत्रित करता था और उनके साथ विचार विमर्श करता था। दीवाने आम से वह अपनी प्रजा के सामने उपस्थित होता था, जहां वह हर व्यक्ति से मिल सकता है। वह अपने राजमहल के झरोखे पर भी आता था और जिसके नीचे सामान्य जनता उसका दर्शन कर सकती थी। इस तरह से जो है ये मुगल अपने शासन को चलाते थे। मुगल साम्राज्य बहुत से सूबों या प्रांतों में बटा हुआ था। सूबों का शासन प्रणाली वैसी ही है जैसे राजधानी की। और अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य कुल 15 सूबों में, मतलब सूबा मतलब होता है प्रांत,
15 प्रांतों में क्या था, विभाजित था। और प्रत्येक सूबा बहुत सी सरकारों में बटा हुआ था और प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों में विभाजित थी। कई गांवों के एक समुदाय में से एक परगना बनता था। सूबे में सूबेदार सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, जो अन्य अधिकारियों की सहायता से सूबे के प्रशासन की देखभाल करता था। दीवान भूमि के लगान का लेखा रखता था और बख्शी नियमित रूप से राजधानी को सूचनाएं भेजता था और सूबे में सेना की आवश्यकता की पूर्ति करता था। एक अन्य अधिकारी भी था जिसके नाम से आज भी उत्तर भारत के कस्बों और गांवों में लोग परिचित हैं। यह कोतवाल होता था, जिसके अधिकार में नगर का प्रशासन रहता था, पुलिस स्टेशन। तो अब देखिए, नगर का प्रशासन जो कोतवाल होता था, एक प्रकार का वो पुलिस का होता था, को अब भी कहीं कोतवाली कहा जाता है। मतलब वो नगर प्रशासनिक व्यवस्था को ही देखता था ना, कोतवाली क्षेत्र लोग बोलते हैं ना। अब देखिए, अपराधियों को पकड़ने का उत्तरदायी कोतवाल का होता था पर था, और वह व्यापारियों के द्वारा नाप तौल के प्रयोग किए जाने वाले बाटों का भी देखभाल करता था, जो कोतवाल है, ताकि जो है ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार न कर पाएँ, लोग सही तरीके से नाप तौल कर पाएँ, जिससे वे किसी को धोखा नहीं दे सकते थे। कोतवाल का दूसरा काम पड़ोस के सभी व्यक्तियों का नाम एक रजिस्टर में दर्ज करना, और वह विदेश से आने वाले यात्रियों के नाम भी लिखाता था। इस प्रकार वह जनगणना अधिकारी का कार्य भी करता था। अकबर ने यह अनुभव किया कि यदि कोई अधिकारी एक ही नौकरी में या एक स्थान से अधिक समय तक रहता है तो वह बड़ा शक्तिशाली हो जाता है और अपने नीचे रहने वाले लोगों पर अत्याचार करने लगता है। इसलिए वह इस पर विशेष जोर देता था कि कोई अधिकारी एक ही स्थान पर बहुत अधिक समय तक रह चुका हो तो उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्राचीन काल में वजीर और मंत्री बड़े शक्तिशाली थे और वे बहुत से कार्य जैसे चाहते थे कर सकते थे। अब सम्राट जो है अधिक शक्तिशाली हो गया था, मतलब वजीर से ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर सम्राट था। राज्यों की आमदनी, मुगलों की आमदनी क्या थी? मुगल राज्य को दो साधनों से धन प्राप्त होता था। एक साधन था भूमि का लगान और दूसरा व्यापार कर। बहुत बड़ी मात्रा में धन अधिकारी के वेतन में व्यय किए जाते थे। इसका मतलब है जो वेतन आता था, काफ़ी बड़े मात्रा में अधिकारियों को व्यय किया जाता था। बड़े अधिकारियों को ऊंचा वेतन दिया जाता था, जिससे वे अपना विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि अकबर चाहता था कि वह नगद वेतन दिया जाए, पर वास्तव में बहुत से अधिकारियों को भूमि के लगान अनुदान मिल जाता था, जिससे वह जागीर करते थे। इसका मतलब है कि जो भूमि का लगान और अनुदान दिया जाता था, मतलब भूमि के रूप में दिया जाता था, वो क्या कहलाती थी? जागीर कहलाती थी। और अधिकारी अपनी जागीर से लगान वसूल करते थे, जो उसके वेतन के बराबर होता था। क्योंकि इन अधिकारियों को लगान के अनुदान से वेतन दिया जाता था, अतः यह निश्चित करना आवश्यक होता था कि वह किसी गांव से कितना लगान वसूल किया जाना चाहिए। इससे सम्राट के लिए अनुदान देना सरल हो जाता था। भूमि के विभिन्न क्षेत्रों की उपज अलग अलग होती थी और समय, भाई कहीं उपजाऊ भूमि मिट्टी है तो कहीं कम उपजाऊ है, तो उपज के अनुसार जो है यहाँ पर टैक्स में अंतर भी था। बंदोबस्त जो समय समय पर किया जाता था लगान का, जो मतलब चेंज किया जाता था, सूखा है कि नहर प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे करके। और साम्राज्य की उपज और उससे वसूल किए जाने वाले लगान का विस्तृत विवरण दिया जाए। सरकार को भेजे जाने वाले लगान की जांच के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। राज्य उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल करता था। राज्य लगान को धन के रूप में भी प्राप्त करता था, अधिक पसंद करता था। राजा टोडरमल से भूमि के लगान का लेखा बनाने के लिए कहा गया। जब यह कार्य कर लिया गया तब इसका लेखा बहुत सावधानी से रखा गया। इसका मतलब है कि टोडरमल भू राजस्व अधिकारी था, मुगलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुगलों में दो ऐसे थे, जैसे टोडरमल जो है, ये देखिए, भू राजस्व अधिकारी, भू राजस्व इसका मतलब है कि लगान का लेखा जोखा बनाने का काम यही करता था। अकबर के समय चाहे टोडरमल हो चाहे बीरबल हो, दो ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वोच्च पद पर आसीन थे। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिएगा, सर्वोच्च पद पर आसीन थे और यहाँ पर जोर दिया जाता है कि हिसाब को सदैव तैयार रखा जाए।
इस बंदोबस्त से किसानों को भी बड़ी सुविधा प्राप्त होती थी। अब वे जान सकते थे कि अपनी उपज का कितना प्रतिशत भाग उसको अपने पास रखना है और कितना राज्य को देना है। व्यापार का इतना कर जो है नहीं प्राप्त होता था कि जितना भूमि से लगान, किंतु गुजरात, बंगाल जैसे क्षेत्रों में जहां व्यापार की बड़ी उन्नति हो रही थी, वहां व्यापार कर में सूबे धनवान बन गए थे। व्यापारियों को ऊँटों, काफिलों और उनकी बैलगाड़ियों से देश के अंदर सामान और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती थी। कुछ व्यापारी देश की सीमा को पार करके अपना सामान जो है देश के बाहर एशिया, फारस या रूस तक भी ले जाते थे। समुद्र पार व्यापार की मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई। इसका मतलब है कि जो मुगल काल व्यवस्था थी उस समय समुद्र के पार इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, तिब्बत, इन सब में भारत के समुद्र तट में बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे। भारत के व्यापारी कपड़े, नील, सोरा और मसाले एक दूसरे को भेजते भी थे। समुद्रिक व्यापार के संबंध में बहुत से यूरोप निवासी अकबर के दरबार में आए। यदि पूछता है कि सबसे पहले जो यूरोपीय व्यापारी थे वो किसके दरबार में आए थे, अकबर के दरबार में सबसे पहले माना जाता है यूरोपीय जो है आए। और पुर्तगालियों ने पहले ही अपनी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर ली थी और वे भारत के पश्चिमी समुद्र तट के व्यापारियों के साथ व्यापार संबंध करते थे। इंग्लैंड के व्यापारी पुर्तगालियों को इस व्यापार से होने वाले लाभ को देखकर उनसे ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ व्यापारियों को अकबर के दरबार में इस उद्देश्य से भेजा कि वे उन्हीं स्थानों पर व्यापार करने की आज्ञा दें। मतलब जहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगाली हैं वहीं पे ये आज्ञा प्राप्त करें। जिन स्थानों पर पुर्तगाली व्यापार करते थे, अकबर यूरोप के इतने अधिक व्यापारियों को अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार न था कि भाई सभी व्यापारी आएंगे और पुर्तगालियों की ही क्षेत्र में यदि ऐसा करते हैं तो भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो है अकबर क्या किया था, वो रोक लगा दिया कि नहीं, कुछ ही लोग जो है व्यापार उस क्षेत्र में कर पाएंगे। साहित्य, ये देखिएगा, अकबर ने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। वह श्रेष्ठ पुस्तकों से परिचित था और अपने शिक्षित बनाने में उसने अपना बहुत सारा समय व्यतीत किया। वह अनेक पुस्तकें पढ़वा कर सुनी और सभी प्रकार के दार्शनिकों, विद्वानों और लेखकों के साथ विचार विमर्श किया। उसको काव्य में भी विशेष रुचि थी और बहुत सी कविताओं को अद्भुत जो है अद्वितीय कर सकता था। प्राकृतिक विज्ञान में उसकी रुचि नहीं थी और यह भारत के दुर्भाग्य था, क्योंकि यदि उसने रिनेसा के विचारों में या पुर्तगालियों के टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ली होती तो भारत में और अधिक शीघ्रता से विज्ञान का विकास हुआ होता। उसके दो घनिष्ठ मित्र जिसने बहुधा तर्क वितर्क करता था, दो भाई अबुल फजल और फैजी थे। अबुल फजल अकबरनामा, जिन्होंने अकबर के जीवन के चरित्र में लिखा था, पुस्तक की रचना की। आईने अकबरी इसी पुस्तक का भाग है, मतलब अकबरनामा का ही भाग जो है क्या है, आईने अकबरी है। पुस्तक का भाग है जो साम्राज्य के नियम, कानून और लगान व्यवस्था का विवेचना किया गया। इसमें उस काल के देश दशा का भी वर्णन किया जाता है। और फैजी एक कवि था और वह फारसी भाषा में कविता लिखता था। अब देखिए, फिर इसके बाद कविता लिखता था। मुगल साम्राज्य की राजधानी मुगल साम्राज्य की जो राजभाषा थी, याद रखना है, जैसे यदि बाबर आएगा तो बाबर तुर्की भाषा का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये देखिएगा बाबर किस भाषा का इस्तेमाल करता था, तुर्की भाषा। तुर्की भाषा कौन करता था, बाबर। और फिर मुगलों की भाषा क्या हो गई, फारसी हो गई। इसलिए बहुत से शिक्षित व्यक्ति और विशेषकर वे लोग प्रशासन में कार्य करते थे जो फारसी भाषा जानते थे। अकबर और उनके मित्रों ने संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद कर दिया था, जिसमें जो है जिस काल में संपूर्ण महाभारत और रामायण को फारसी से अनुवाद किया गया, वह अबुल फजल ने अनुवादों की भूमिका लिखी। इसका मतलब है कि महाभारत और रामायण को अबुल फजल ने ही संस्कृत से फारसी में बना दिया। कुछ विद्वानों ने संस्कृत के कई सुल्तानों के जीवन चरित्र लिखे और उनको उन सुल्तानों और रचनाओं के लिए बहुत से पुरस्कार और अनुदान भी प्राप्त हुए। इसी काल में बहुत से कवियों ने हिंदी में काव्य रचना आरंभ की। वल्लभाचार्य, केशवदास और रहीम उनके प्रमुख थे।
रहीम के दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। तुलसी की रचना और अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने रामायण की कथा लिखी और उनका नाम रामचरितमानस रखा। और तुलसी का काव्य हिंदी भाषी जन समुदाय में बहुत लोकप्रिय था। अबुल फजल और फैजी के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति जो प्रायः अकबर के दरबार में देखा जाता था वो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, जिसका नाम था रामतनु पांडे। कभी कभी इसका बचपन का नाम दे देता है तानसेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रामतनु पांडे। ये देखिएगा, रामतनु पांडे। बस केवल आपको क्या करना है कि इसके रिवीजन बस केवल कर देने हैं, कुछ पॉइंट को लिख लेने हैं, ठीक है। और यह संगीत को समृद्ध किया और राग दरबारी इन रागों का बहुत ही लोकप्रिय था, जिसका संबंध जो है तानसेन को ही जाता है। तानसेन जो है ये काफ़ी विशेष रूप से अकबर के लिए की गई। इस काल तक भारतीय संगीत में फारस और संगीत कला का बहुत सी विशेषताएं आ गई थी। अकबर के दरबार में बहुत से चित्रकार भी थे। उसके पुस्तकालय और पुस्तकों को सजाने के लिए छोटे आकार के चित्र, लघु चित्र बनाते थे। चित्रकार फारस की मिश्रित शैली के चित्र रचना करते थे। वे रंगों का प्रयोग करते थे। वे विशेषतः भारतीय थे और उनके चित्रों को कोमलता से क्या किया जाता था, बारीकी से, विशेष रूप से फारसी शैली की जाती थी। बहुत से चित्रकार नीची जाति हिंदू के थे और इनमें से सम्राट किसी की परेशानी नहीं होती थी, मतलब सम्राट के यहाँ, और कुछ न अपने चित्रों पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और अतः उनके नाम भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी किसी चित्र का अंकन चित्रकारों का एक समुदाय करता था। चित्रकार भारत के विभिन्न भागों, गुजरात, कश्मीर, दक्षिण भारत आदि से आते थे। इन क्षेत्रों का स्थानीय शैलियों का प्रभाव इन चित्रों में परिलक्षित होता था। जब ये चित्रकार किसी पुस्तक को सजाने के लिए चित्र नहीं बनाते थे, तब वे प्रायः भारत और फारस की लोक कथाओं के दृश्य का चित्रण करते थे। उदाहरण के लिए वे कृष्ण की लीलाओं या लैला मजनू या प्रेम कथा या दृश्यों के चित्र करते थे। अब अकबर के दरबार में बहुत से चित्रों का संबंध अकबर के जीवन और उसके दरबार की घटनाओं से था। और जब पुस्तकें ताड़ के पत्तों या वृक्षों के जो है उस पर लिखी जाती थी ना उस समय पुस्तकें, जैसे भुज के वृक्षों पर जो छाल होते थे, वृक्षों के छालों पर नहीं लिखी जाती थी तो बल्कि कागज़ पर लिखी जाती थी। और कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे जो है भारत में जो कागज़ आना शुरू हुआ जब वृक्षों की छाल के बाद, तो ये चीन में आया और बहुत लोग पश्चिम एशिया में उसकी निर्यात होता था। 14वीं शताब्दी तक भारतीय व्यापार का कागज़ पर आयात करने लगे थे भारतीयों ने भी, और बाद में वो भारत में भी बनाया जाने लगा था। और इस काल में पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थी। यद्यपि चीन और यूरोप में छापे खाने का आविष्कार हो चुका था, उसका प्रयोग भी किया जाता था और हाथ की पुस्तकों को लिखने में बड़ा समय लगता था और उनकी संख्या में उतनी संख्या में पुस्तकें नहीं तैयार की जाती थी जितनी संख्या में छापे खाने से होती थी। फारसी पुस्तकें, नास्तलिक जैसी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, सुंदर पुस्तकें लिपियों में लिखी जाती थी और हिंदी, संस्कृत पुस्तकों को लिखने में सामान्यतया देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था। वास्तुकला, दिल्ली और आगरा में अकबर का दरबार लगता था। कहाँ लगता था? दिल्ली में लगता था और आगरा में लगता था। अकबर का दरबार लगता था और क्योंकि दिल्ली और आगरा दोनों पर शासन किया था और अकबर अपनी राजधानी बनाने के लिए एक नए नगर का निर्माण किया। यह आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी था। इसका मतलब है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वहाँ सूखा होने की वजह से वहाँ पे क्या किया, छोड़ना पड़ा उसे। इसी स्थान पे सूफी महात्मा शेख सलीम चिश्ती रहता था। इसका मतलब है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा जो है शेख सलीम चिश्ती, जिसे अकबर जो है शेखू बाबा कहकर पुकारता था। शेखू बाबा अपने पुत्र को कहता था ना इन्हीं के नाम से। फतेहपुर सीकरी जो है बनवाया था, उसका बहुत बड़ा आदर करता था। इसी कारण उसने इस स्थान पर अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। उसने यहाँ पर लाल पत्थर से शानदार राजमहल, मंडप बनवाए। फतेहपुर सीकरी का किला भी बनवा दिया, मतलब बनवाने के लिए तो सब बनवाया, किला बनवाया, जो वास्तुकला में फारस और मध्य एशिया तथा भारत की विभिन्न शैलियों का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यहीं दिल्ली पर अपने पिता हुमायूं के लिए अकबर द्वारा बनवाए गए मकबरे का संबंध भी सही है,
सल्तनत काल में बनवाए गए मकबरों से केवल अपनी भवन निर्माण शैली, जिससे भारतीय शैली का अनेक विशेषताएं हैं, ये भिन्न नहीं है, बल्कि इस कारण भिन्न भिन्न निर्माण और अन्य क्षेत्रों में हम लोगों को देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जो स्मारक थे और जो जोधा महल था, फतेहपुर सीकरी का किला था, ये सभी जो है, यहाँ तक कि कई ऐसे तालाब भी काफ़ी बेहतर वहाँ पे बनवाया, लेकिन सूखा होने की वजह से वो क्या किया, वापस हो गया। इसके अलावा मकबरों में भी इस तरह का देखने को मिलता है यह कला। इस काल की मुगल वास्तुकला ने आरंभिक भारतीय शैली का अनेक विशेषताओं को ग्रहण किया, जैसे प्रवेश द्वारों में वर्गाकार ब्रैकेट, गुफाओं में डिज़ाइन इत्यादि। साथ में मुगलों और हिंदू राजाओं, राजमहलों और मंदिरों का निर्माण कला भी पड़ा। अनेक राजाओं महलों पर भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। और इस तरह से लाल पत्थर का बना उसमें से एक मिश्रित शैली हमें दिखाई देने लगती है। अब बात करते हैं अकबर का धार्मिक नीति। अकबर यदि देखा जाए, फतेहपुर सीकरी में एक इमारत का नाम इबादत खाना था। इबादत खाना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इबादत खाना पूछता है कि ये कहाँ बनवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में ये बनाया गया था। इसमें क्या होता था, विभिन्न धर्मों का विचार होता था। विचार विमर्श, विभिन्न धर्मों का विचार विमर्श यदि पूछेगा किसमें होता था, तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था वो इसीलिए बनाया ही गया था। अब देखिएगा, विचार विमर्श होते थे। अब आपका यहाँ पर देखिएगा, अकबर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों पर विचार विमर्श करवाता था। वहीं पे इबादत खाना में अकबर को धर्म की समस्याओं का विशेष रुचि थी और वह अनुभव करता था कि प्रत्येक धर्म ईश्वर की ओर संकेत करता है। अतः उसे आश्चर्य होता था कि सभी धर्मों को मानने वालों के लिए यह संभव क्यों नहीं है कि वो परस्पर मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहें। ऐसा मार्ग खोजना चाहता था कि सभी धर्मों की विशेषताओं से पूर्ण हो और सभी धर्मों के अनुयायी में परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न हो। तो मतलब कि अकबर खुद जानता था कि यदि जो भी युद्ध या जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो किस वजह से होती हैं, वो धर्म के नाम पर होती है, जो आज भी ऐसा है। तो वो खुद एक तीसरा जो है रूल निकालना चाहता था कि भाई ऐसा करते हैं कि एक नया धर्म चलाते हैं। तो ये देखिएगा, और सभी धर्मों को एक ही स्थान पर आचार्यों को आमंत्रित किया और अकबर उसके साथ धर्म पर विचार विमर्श किया। इबादत खाना में सबसे पहले इस्लाम धर्म के आचार्य आए, बाद में हिंदू, फिर फारसी। ये लोग क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। फारसी, जैन, ईसाई को भी सम्राट के साथ विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया। पुर्तगाली गवर्नर ने सम्राट को ईसाई बनाने के उद्देश्य से अपने पादरी भेजे थे। इसका मतलब है कि खुद जो है पुर्तगालियों ने अकबर को ईसाई धर्म अपनाने के लिए यहाँ पर अपने पादरी भी भेजे थे, पर उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्राट उनको इसलिए आमंत्रित किया था कि वो उसको ईसाई धर्म की शिक्षाओं को समझने में रुचि थी और न कि उसका ईसाई बन जाने का कोई इरादा रहा हो। तो वास्तव में इस्लाम धर्म के कुछ उपदेशक अकबर और अन्य धर्मों का इतना सम्मान करते देखकर विचलित हो गए, ठीक है। इसका मतलब है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इबादत खाना है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है और उसी बुलंद दरवाज़ा के अंदर जो है इबादत खाना है, जहाँ पे सभी धर्मों के विचार विमर्श होते थे। ये देखिए, अंत में इतने अधिक विचार विमर्श के बाद अकबर ने निश्चय किया कि उसने एक मार्ग पा लिया है और उसने कोई धर्म नहीं चलाया, बल्कि एक केवल नए धार्मिक मार्ग का सुझाव दिया। वह सब धर्मों को समान सत्य पर आधारित था और इससे सब धर्मों को कुछ सिद्धांतों का समावेश किया गया। जो दीन इलाही एक नया धर्म अकबर ने चलाया था, उसमें केवल मुस्लिम ही धर्म नहीं, सभी धर्मों का कलेक्शन किया गया। सभी धर्मों के कुछ न कुछ नियम लिए गए, जिससे जो है सिद्धांतों का समावेश कर दिया गया। बाद में यही धार्मिक मार्ग दीन इलाही कहलाया। तो याद रखिएगा, दीन इलाही एक नया धर्म किसने चलाया था माना जाता है। तो ये जो धर्म चलाया था दीन इलाही, ये कौन चलाया था, अकबर। ये नया धर्म लाया था, ठीक है, जिसका तात्पर्य था कि एक ईश्वर का धर्म है। और सबसे पहले अकबर ने इस बात को घोषणा की कि वह अपनी प्रजा, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है उसकी प्रजा,
का आध्यात्मिक, उसने एक धार्मिक मार्ग के नियमों का वर्णन किया, उससे शांति और सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहन दिया, और उसने जीव हिंसा की भावना का विरोध किया और सुझाव दिया कि वह कम से कम वर्ष में के एक निश्चित समय में लोगों को मांस खाना बंद करना चाहिए। और उसने कठोर दंड देने की प्रथा और उचित नहीं माना। अपराधियों को अंग भंग करने के दंड को भी वह उचित नहीं माना, और क्योंकि उसका धारणा था कि अंग भंग करने से अधिक अच्छा अपराधी को उसके अपराध का अनुभव करा देना। पति की मृत्यु पर स्त्रियों के सती होने की प्रथा पर भी उसने घोर विरोध करता था। मतलब जो मुगलों में सती प्रथा पर रोक लगाया था, वो कौन लगाया था? अकबर ने लगाया था। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर जो है पूछता रहता है कि मुगलों में सती प्रथा पर रोक सबसे पहले किसने लगाई थी? तो अकबर। देखिए, सती प्रथा को घोर विरोध किया, मतलब कौन घोर विरोध किया था? अकबर। और वो प्रतिबंध लगा रहा था। उसने अपनी प्रजा में सूर्य अग्नि प्रकाश, ये देखिए सूर्य अग्नि प्रकाश, आदर सम्मान देने की भावना और समावेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक मान लिया। सम्राट को आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक मान लिया। उन्होंने यह शपथ ली कि वे सम्राट के ये देखिए, और वे सम्राट को क्या कर सकते थे? तो ये जो मान लिया, वे सम्राट के लिए अपनी संपत्ति, अपने सम्मान और अपने धर्म का उत्सर्ग कर देने का तात्पर्य रखेंगे। अब देखिएगा, दरबार के सभी लोगों ने अकबर के आध्यात्मिक नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो नया इसने दीन इलाही धर्म चलाया था उसको सभी लोगों ने नहीं स्वीकार किया, बल्कि सबसे पहले माना जाता है कि एक बंदे ने स्वीकार किया जिसका नाम बीरबल था। इसका मतलब अकबर के आध्यात्मिक नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, बस एक बंदा है बीरबल, उसी ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, बीरबल। ठीक है। अब देखिए, बीरबल जो कि अकबर के बहुत प्रिय था, उसने सच्चे अनुयायी बन गया, और अन्य ने केवल सम्राट को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया। राजा मान सिंह जैसे कुछ लोग और भी थे जिन्होंने इस सब का विरोध भी किया, स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर दिया, और अकबर ने उसके धार्मिक विचारों का सम्मान किया और उनको अपना धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया। इसका मतलब है कि जब राजा मान सिंह ने इसका विरोध किया तो अकबर खुद जो है उसे बाध्य नहीं किया, बल्कि बोला कि जो लोग चाहें तो इस धर्म में जुड़ सकते हैं और जो लोग चाहें तो अपने धर्म को मान सकते हैं, बाध्य नहीं किया। कुछ मुसलमान सरदार बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वे समझते थे कि अकबर इस्लाम धर्म को नष्ट करना चाहता था, और अपने नए धर्म की घोषणा करके अकबर किसी धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। वह केवल देश में एकता स्थापित करने के लिए उत्सुक था, और इसी वजह से वो दीन इलाही नामक जो है क्या कर रहा था कि एक नए धर्म निवासियों को एकता उत्पन्न करने का एक प्रयत्न था। अकबर का एक महान सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, बल्कि इसलिए कि उसने अपने साम्राज्य को अनुयायी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था। वह समझता था कि शासक प्रजा का संरक्षक होता है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के लिए जो है भलाई के लिए कार्य करे। इस तरह से उसमें अनेक दृष्टिकोण आए। तो यहाँ पर देखिएगा, कार्य किए। अकबर के शासनकाल संबंधी विचार बहुत कुछ ये भी थे कि जो सम्राट अशोक के थे, अपनी एक राजघोषणा में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यदि अकबर को इसका पता होता तो वह भी इसको स्वीकार करता। भारत को एक राष्ट्र एक रूप में संगठित करना अकबर का महान स्वप्न था। इसका मतलब है कि भारत को एक एकता में पिरो करना ही अकबर चाहता था, और फिर इसके बाद अपने क्षेत्रीय और धार्मिक भेदभाव को भूल जाए और सभी अपने को अनेक भारत के नागरिक समझे। अपने शासनकाल में वह कुछ सीमा तक अपने इस उद्देश्य में सफल हुआ। यह दुर्भाग्य था कि उसने उच्चाधिकारियों को इस नीति का सदैव अनुसरण नहीं किया। अकबर का यह भी विश्वास था कि यदि लोग उसके नवीन धार्मिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर ले तो देश में एकता और शांति हो जाए। उसकी विचारधारा को यही कमजोरी थी कि एकता और शांति तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करे और उसके लिए प्रयत्नशील रहे।
केवल एक व्यक्ति या प्रयत्न से यह व्यवस्था नहीं होने वाली है। एकता उत्पन्न नहीं होगी और शांति स्थापित की जा सकती है यदि एकता हो जाए तो। अकबर एक बड़ा भारी गुण था कि वह अपने गुण था कि वह निर्भीकता, जब भी वह क्रोधित हाथियों पर सवारी करने और उनको पालतू बनाता था तब वह वर्षा की बढ़ी हुई नदियों को तैरकर पार करता था। तब उसका महान साहस दिखलाई पड़ता था। उसने उस समय भी अपने महान साहस को दिखाता था। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो ये देखिएगा, ये किला है अकबर का और ये सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना हुआ है। प्रदर्शन किया जाता है कि उसने उन व्यक्तियों का विरोध किया जो अपनी शक्ति का प्रयोग नए विचारों का प्रचार और भारतीय समाज की विचारधारा में होने वाले परिवर्तनों को रोकने में कर रहे थे। उनकी निर्भीकता की जड़ें उनकी ईमानदारी के ऊपर जमी हुई थी और उनका एक अद्भुत गुण था जो प्रायः व्यक्तियों के चरित्र में नहीं था। ठीक है, और इस तरह से 1605 में अकबर की मृत्यु होने पर उसे जो है वहाँ पे जो यह स्थान है सिकंदरा, जो आगरा के पास है, उसके निकट जो है सिकंदरा के निकट उसे दफनाया गया और स्वयं अपने लिए ये बनवाया था और उसका मकबरा उसके महान व्यक्तित्व का प्रतीक है। यह अकबर सीधा साधा किंतु प्रभावित करने वाला व्यक्ति था। तो इस तरह से आज का ये पूरा अकबर का जो हम लोगों ने जीवन सुना, अकबर के नीतियों पर भी क्वेश्चन आता है मेंस राइटिंग में, अकबर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि अकबर किस तरह से शासन व्यवस्था, तो ये एक बेस है। इसका पीडीएफ यदि आपको लेना होगा, जैसे कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ ये वाला जो पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा एग्ज़ाम फास्ट टेलीग्राम पर। आप एग्ज़ाम फास्ट टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम फास्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट मिल जाएगी। ये पुरानी एनसीईआरटी है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।